गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, आप सुने, जो ये टॉपिक हमारा चल रहा था बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा है ना। और इसके बाद मैंने कहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, उसमें आएगा द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि क्या होगी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो आज हम लोगों ने कहा है कि जो एक लीफ वाला पोर्शन बाकी पड़ा था, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, पत्तियों की आंतरिक संरचना, उसको कंप्लीट करें। डायग्राम में आपके सामने बना ही रहा था, कंटिन्यूटी में लेके चलेंगे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में क्या डिफरेंस आगे चलेगा। देखें, हम बात किसकी कर रहे थे बेटा, पर्ण या लीफ की बात कर रहे थे। एक साइड में बात की थी किसकी, एक बीजपत्री की, और एक साइड में बात कर रहे थे किसकी, द्विबीजपत्री की। सही है। अब बच्चों, हमने कल पिछली क्लास के अंदर एक छोटी सी चीज देखी थी, यदि अगर लीफ, यदि पत्ती तने के समानांतर हो तो मोनोकोट, और अगर तने के समकोण पर परपेंडिकुलर हो तो इसे क्या कहते हैं, डाइकोट। सुन लेना, यदि पैरेलल हो तो मोनोकोट, यदि परपेंडिकुलर हो तो डाइकोट। इसके बाद देखें यहाँ पे, अगर पत्ती में वेनेशन अर्थात शिरा विन्यास कैसा हो, समानांतर हो, इस तरीके से, मतलब बीच में जो शिराएं हो कैसी हो, एक दूसरे के समानांतर हो, इसे मोनोकोट कहेंगे। और अगर ये पत्तियां कैसी हो, इस तरीके की हो, जिनमें शिरा विन्यास कैसा दिखाई दे आपको, शिरा विन्यास इस तरीके से दिखाई दे, जाल के रूप में, तो इसे क्या कहते थे, जालिकावत शिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन कहते थे। और ये द्विबीजपत्री पत्तियों की एक विशेषता थी। अब बच्चों, यहां तक की बात हम कल कर चुके थे। आज हम आगे चलेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। अब पत्ती की आंतरिक संरचना कैसे करते हैं, तो लीफ है हमारे पास में, इस लीफ की है ना क्या है कि सेक्शन काटते हैं और इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो व्यूज आएगा उसके बारे में देखें हम कैसे कैसे होगा। आपको यहाँ याद रखना है, जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है उसमें और एक बीजपत्री पत्तियों में कुछ अंतर दिखाई देते हैं। देखो जरा गौर करके, मैं थोड़ा सा हल्का इसको स्लाइड कर लेता हूं। ये लो, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पत्तियों की आंतरिक संरचना, दोनों में डिफरेंस केवल छोटा सा है, उस डिफरेंस को देख के चलेंगे। ये हमने एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना बनाने की कोशिश की है। मोनोकोट लीफ है हमारे सामने ये, और इधर बच्चों में क्या कर रहा हूं, ये द्विबीजपत्री डाइकोट लीफ की बात कर रहा हूं। ये अभी कोई आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा। अब दोनों चीजों में चेक करें, ये इसकी एपिडर्मिस, क्या बेटा, ये एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, पत्ती में भी तो होती है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ये अपर एपिडर्मिस है, तो ये इसकी कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस। ये पत्ती की अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। सेम एज द्विबीजपत्री में भी क्या होगी, इसकी ये अपर एपिडर्मिस होगी, और सेम एज है ना क्या है कि इधर भी क्या होगी, लोअर एपिडर्मिस होगी। ठीक। अगली बात, आपको तो पत्ती के बीचों बीच में एक सीधी रेखा पाई जाती है, उसे कहते हैं मिडरिप या मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, मध्य शिरा कहते हैं। इसी तरीके से इधर भी हम बात करें, पत्ती में ये भी क्या होगी, ये भी एक मध्य शिरा होगी। आपको ये भी पता है पत्ती में भी संवहन पूल पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल कहां पर है, इसके देख सकते हैं अपन लोग, ये पत्तियों में क्या है, ये बीचों बीच वेस्कुलर बंडल है। इधर भी क्या होगा बेटा, वेस्कुलर बंडल होंगे। हम 2 दिन से ये देख रहे थे, जड़ और तने में जाइलम की तरह था नीचे, जाइलम की तरह था नीचे, पत्ती में होगा उल्टा, पत्ती में जाइलम होगा ऊपर, फ्लोएम होगा नीचे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता, पोजीशन पूछता जाइलम की। इधर पत्ती में जाइलम क्या होगा, ऊपर, इधर क्या होगा, नीचे फ्लोएम होगा। अर्थात अभी तक एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में कोई अंतर नहीं आया है। अब आगे देखें, एक बीजपत्री तने के समानांतर ऐसे लग रही है, जैसे मान लीजिए तना था, ये पत्ती लग रही है। तो जब पत्ती ऐसी है, जब ये प्रकाश ऊपर से गिरेगा तो ऐसी कंडीशन बताओ, प्रकाश है ना क्या है कि किस सतह पे ज्यादा गिरेगा, बराबर गिरेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, बराबर प्रकाश गिरेगा। जब दोनों तरफ प्रकाश बराबर गिरेगा तो पक्की बात है दोनों सतह क्या होगी, समान मात्रा में गर्म होगी।
समान मात्रा में इनको ठंडक की आवश्यकता पड़ेगी। समान मात्रा में यहाँ से दोनों सतह से क्या होगा, पानी का बाहर निकलना जरूरी होगा, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते थे। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। इसका मतलब जब दोनों सतह से ठंडाई बराबर चाहिए तो पक्की बात है ठंडाई देने वाले जल के अणु भी बाहर दोनों सतह से बराबर निकलने चाहिए। बराबर कब निकलेंगे, जब दोनों सतह पर क्या छिद्र बराबर होंगे, अर्थात रंध्र बराबर संख्या में होंगे। इसका मतलब जो एक बीजपत्री पत्ती होती है, एक बीजपत्री पत्ती में दोनों सतह पर संख्या में समान, दोनों सतह पर संख्या में समान क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इस तरीके से समान संख्या में रंध्र होते हैं स्टोमेटा, इस तरीके से देखो। जबकि द्विबीजपत्री पत्ती की बात करें, द्विबीजपत्री पत्ती तो तने के कैसे लगती है, ऐसे समकोण पर लगी होती है। अब आप ऐसे देख सकते हो, जब समकोण पर लगी हुई है तो ये सतह क्या होगी, प्रकाश के सीधे संपर्क में होगी, ये सतह क्या होगी, प्रकाश के संपर्क में कम होगी। अब आपको पता है यहाँ पर कि अगर इस वाली सतह पर रंध्र ज्यादा कर दिए गए तो यहाँ से जल का बहुत ज्यादा मात्रा क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। जल के मान को बचाने के लिए इसमें ऊपर की तरफ रंध्र कम और नीचे की तरफ रंध्र ज्यादा होते हैं। याद रखना यहाँ पे पहला अंतर तो ये आएगा बच्चों, आपके पहला दोनों अंतर क्या आएगा कि द्विबीजपत्री पत्तियों में रंध्र निचली सतह पर संख्या में अधिक जबकि ऊपरी सतह पर संख्या में कम होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में रंध्र संख्या में दोनों में बराबर पाए जाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करें, पत्तियों के बीच में भरा होता है पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात करें तो एक बीजपत्री पत्ती में जो मीजोफिल होता है, पर्ण मध्योतक होता है, पत्ती के मध्य का उत्तक होगा। ये केवल किसका बना होता है, स्पॉन्जी उत्तक का बना होता है। किसका बना होगा बेटा, स्पॉन्जी उत्तक का बना होता है। अब ये स्पॉन्जी उत्तक क्या होता है, मैंने आपको जब पैरेन्काइमा बताया था तो वहां पैरेन्काइमा आपके सामने बात आई थी कि पैरेन्काइमा भी अलग अलग प्रकार के थे, प्रोजेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा भी मैंने बताया था, क्लोरेन्काइमा भी दो प्रकार के कोशिकाओं को बना था, एक था स्पॉन्जी उत्तक और एक आपने सुना था क्या, पैलिसेड टिश्यू। याद आया, द्विबीजपत्री पत्तियां होती हैं, द्विबीजपत्री पत्तियों में जो मीजोफिल होता है वो डिफरेंशिएट होता है किसमें, पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी उत्तक में, जबकि एक बीजपत्री पत्तियों में इस प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। याद रखना, चूंकि एक बीजपत्री में दोनों तरफ ये क्लोरेन्काइमा किसका बना होता है, एक जैसी कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कभी भी आप देखें गन्ने की, मक्के की, गेहूं की, घास की, बांस की, इनकी पत्तियां दोनों सतह पे कैसी होती है, एक समान रंग की होती है, एक समान कलर शो करती है। जबकि द्विबीजपत्री पत्तियों की बात करें, ऊपर क्या ज्यादा है इसके अंदर, खम्बुत्तक, खम्बुत्तक ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होगी। क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में पत्ती की ऊपरी सतह ज्यादा हरी तथा ज्यादा चिकनी होगी विद रिस्पेक्ट किसके, निचली सतह के। समझ रही बात, तो ये पूरी बातें किसकी हैं, पत्तियों की। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। अब मैं सबको एक कॉमन लिख रहा हूं, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये कैसी है, अपर एपिडर्मिस। ये कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टोमेटा। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मीजोफिल। ये क्या दिखाई दे रही है आपको, मिडरिप। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेस्कुलर बंडल। एक रफली कॉमन डायग्राम बनाएंगे, फिर एक साथ लिखना की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्यूटिकल भी होगी इसके अंदर, ध्यान रखना। ये क्या है, क्यूटिकल।
हाथ तेज चलाना भैया थोड़ा सा। वो सही बैच, उसको उधर वाला B2 बैच है ना, वो बहुत शानदार है। अरे बदमाश है उसमें यार, बहुत बदमाश है। दूसरी बात इसमें मैथ के हैं, इसको बायोलॉजी समझ नहीं आता क्या हो रहा है ये, इसमें तो सब प्रॉपर है। हो गया बेटा? थोड़ा हाथ तेज चलाओ भैया। हो गया बेटा? देखो लिखने के लिए कॉमन लिखेंगे, इसके अंदर हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ लिखेंगे। जो अंतर दिख रहे हैं ना आपको, मोस्टली अंतर आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, दूसरा अंतर आपको किसका दिखा रहा है, मीजोफिल का दिखाई दे रहा है, और एक C4 पाथवे में एक चीज और आई थी क्या, बंडल शीथ, उसकी बात भी करेंगे। बस 3 लाइनें हैं, बाकी कोई इसके अंदर अंतर नहीं दिखेगा। यहां से लिखना शुरू करेंगे, कॉमन सीधे सीधे चलना। लिखो, पत्तियों की आंतरिक संरचना में, पत्तियों की आंतरिक संरचना में बाहर से भीतर की ओर निम्न भाग पाए जाते हैं। बाहर से भीतर की ओर निम्न भाग पाए जाते हैं। नंबर 1, नंबर 1 लिखो, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में देखो बेटा, क्या एपिडर्मिस तो सेम ही है, कैसी है, सिंगल लेयर्ड, पहली बात, पैरेन्काइमेटस दूसरी बात, आउटर मोस्ट तीसरी बात, प्रोटेक्टिव चौथी बात, क्यूटिनाइज्ड पांचवी बात। जो अपन उधर लिख के चल रहे थे तने में, सेम वही लिखनी है। लिखें, पत्तियों की एपिडर्मिस सामान्यतः, पत्तियों की एपिडर्मिस सामान्यतः एक परतीय मृदुतकीय सबसे बाहरी सुरक्षात्मक तथा क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल से ढकी होती है।
जिस पर छोटे छोटे छिद्र अर्थात रंध्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र अर्थात रंध्र पाए जाते हैं। अगली बात, अब बेटा यहां ध्यान से रखने की कोशिश करें। रंध्र देखो द्विबीजपत्री में कैसे होंगे, ऊपर कम नीचे ज्यादा, एक बीजपत्री में दोनों पे समान। अब इसको एक लाइन डाल के लिखेंगे, लिखो एक बीजपत्री पत्ती की एपिडर्मिस में रंध्र, एक बीजपत्री पत्ती की एपिडर्मिस में रंध्र दोनों सतह पर समान संख्या में, दोनों सतह पर समान संख्या में, जबकि द्विबीजपत्री पत्ती में रंध्र ऊपरी सतह पर संख्या में कम, जबकि ऊपरी सतह पर कम, जबकि निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। निचली सतह पर क्या होंगे, अधिक पाए जाते हैं। ठीक। अगली बात, मीजोफिल पर्णमध्योतक, मीजोफिल या पर्णमध्योतक आप देखो बेटा दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। बोले साहब यहां केवल किसका बना है, ये स्पॉन्जी उत्तक का। किसका बना है, ये स्पॉन्जी उत्तक का बना होगा। और यहां क्या देखो दोनों दिखाई दे रही हैं, ये तो खंभ उत्तक है पैलिसेड टिश्यू, और ये कौन सा है, स्पॉन्जी उत्तक है। तो ये भी पता चल गया अपन को। लिखो एक बीजपत्री पत्ती में, एक बीजपत्री पत्ती में मीजोफिल केवल स्पॉन्जी उत्तक का, मीजोफिल केवल स्पॉन्जी उत्तक का, जबकि द्विबीजपत्री पत्ती में यह स्पॉन्जी तथा खंभ दोनों प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। स्पॉन्जी उत्तक और खंभ उत्तक दोनों प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, मतलब इतना तो डिफरेंशिएट करते लो। आगे लाइन लिखो, वैस्कुलर बंडल, संवहन पूल, वैस्कुलर बंडल या संवहन पूल। बताओ भैया कंजॉइंट है क्या? अरे कंजॉइंट है। अरे एक ही रेखा में है क्या जाइलम फ्लोएम? तो कंजॉइंट है। जाइलम के एक तरफ फ्लोएम है, दोनों तरफ फ्लोएम है। एक तरफ कोलेट्रल है, बाई कोलेट्रल, कोलेट्रल एक पार्श्विक। कैम्बियम है क्या बीच में? नहीं, इसलिए कैसे क्लोज। और प्रोटोजाइलम किधर होगा? भीतर की ओर। मेटाजाइलम किधर होगा? बाहर की ओर, तो एंडार्च। तो लिखें पत्तियों में संवहन पूल, पत्तियों में संवहन पूल कंजॉइंट, कंजॉइंट लिखूं, कोलेट्रल, क्लोज एंड एंडार्च प्रकार के होते हैं। मैंने उस दिन बहुत सही काम किया था, ये शब्दों को लिखा के, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज एंड एंडार्च होते हैं।
ठीक। अब मुझे बताओ पत्तियों के अंदर क्या कैम्बियम है क्या? नहीं, कैम्बियम नहीं है, इसी कारण से इसके वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? क्लोज। और वेस्कुलर बंडल क्लोज है, इसी कारण से इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाएगी। ठीक, अगली बात देखें। अब देखो सबसे मुद्दे की बात, पत्ती में जब भी प्रश्न पूछेगा ना, तो जहां से प्रश्न बनेगा जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन। जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन क्या होगी? अब जरा सुनना, ये ना क्या है कि पत्ती जब भी, चाहे एक बीज पत्री पत्ती हो चाहे द्विबीज पत्री पत्ती हो, जब भी पत्ती तने से निकलती है, जब भी पत्ती तने से निकलेगी तो शुरुआती तौर पे कैसी होगी? ऐसे समानांतर निकलती है। कैसे निकलती है? ऐसे भाई पहले चिपकी रहेगी, फिर धीरे 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 ऐसे करेगी और फिर जाके ऐसी होती है। सब लोग देखते हैं इस चीज को। इसका मतलब ये बताओ कि पत्ती का ये वाला सिरा तो तने के चिपका हुआ है और ये सिरा कैसे है? तनी से दूर है। यहां दो शब्द याद रखने हैं, यहां डोर्सी वेंट्रल का सिस्टम नहीं आएगा, यहां पर है ना क्या है कि अभ्यक्ष अपाक्ष का कोई सिस्टम नहीं है। यहां एक शब्द देता है अडेक्सियल और अबेक्सियल, प्रश्न यहीं से पूछता है। अब क्या होता है अडेक्सियल, क्या होता है अबेक्सियल? एक बात सुने, आज कोई दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है सब जिसमें सारे अवगुण हैं, नशापत्ती का गुण है, आवारागिरी का गुण है, चोरी चकारी का गुण है, समझना मेरी बात। और एक मेरे जैसा आदमी, अच्छा आदमी, जो सुबेरे सामने क्या है कि हाथ जोड़ के भगवान के न रहता है, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, आप लोगों के लिए दुआ करता है, सबका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जावे। सही है? तुम एक बात बताओ, तुम ना क्या है अपने पास किसको रखना चाहोगे? अच्छे आदमी खराब आदमी को? मुझे नहीं, मेरे को रखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तुम अच्छे को रखना चाहोगे अपने पास में, बुरे को? हर आदमी ये चाहता है कि अच्छी संगत अपने पास रहे और बुरी संगत को अपन दूर कर दे, समझना। अब देखो साहब, ये तना था, इस तने से लग रही पत्ती। अब पत्ती क्या है? पत्ती की दो सतह हैं, एक सतह तो वो जो तने के पास में है और एक सतह वो है तने से दूर। इस समय देखो साहब, इस समय दोनों ही सतह तने के लगभग पास में ही है, ये मान लो। लेकिन जैसे जैसे पत्ती खुलना शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशन में तना से ये वाली सतह तो ज्यादा दूर जा रही है, ये वाली थोड़ी कम दूर जा रही है। इसका मतलब आप बताओ, इस कंडीशन में तो क्या दोनों सतह लगभग बराबर थी? इस कंडीशन बताओ साहब, ज्यादा दूर कौन सी हो गई? नीचे वाली। और पास में कौन सी हो गई? तुलनात्मक रूप से ऊपर वाली। इसका तो तने के जो पास में है वो तो है एडेक्सियल, एड से संबंधित है, और जो तने से दूर है वो है अबेक्सियल, एब से संबंधित है। समझ जाएंगे? तो अब आप बताओ, पत्ती ऐसी थी तो जाइलम किधर है? इस सतह पे, इस सतह पे है, इस सतह पे है, अर्थात ये अडेक्सियल सरफेस पे होता है। तो फ्लोएम कहां होगा? अबेक्सियल सरफेस पे। समझ जाएंगे? शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो लिखें, नोट डाल के लिखें, पत्ती की संरचना में जाइलम, पत्ती की संरचना में जाइलम अडेक्सियल, ADAXIAL, अडेक्सियल शब्द अंग्रेजी का ही याद रखेंगे, तथा फ्लोएम अबेक्सियल, ABAXIAL। जाइलम अडेक्सियल तथा फ्लोएम अबेक्सियल सतह पर पाया जाता है। हो गई बात? अंतिम बात और करके चल रहा हूं, अंतिम बात और करूंगा। अब डालेंगे नोट। चलें, अब देखो भैया नोट में क्या कि जो द्विबीज एक बीज पत्री पादपों में और कुछ द्विबीज पत्री पादपों में आपने नाम सुने थे, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। द्विबीज पत्री में आपने सुना था क्या? चीनोपोडियम, बथुआ, सुना था क्या? अमरेंथस, चौलाई। ऐसे पादप जिनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना और मिल रही थी, याद आया क्या? बंडल शीथ, और उसे कहते थे क्रेंज एनॉटमी। क्वेश्चन पूछ ले पत्ती से ही कि साहब क्रेंज एनॉटमी कौन से पादप की पत्तियों की विशेषता होती है? C4 पादपों की पत्तियों की विशेषता पाई जाती है। तो लिखें एक लाइन में,
C4 पादपों में C4 पादपों में पत्तियों में C4 पादपों में पत्तियों में संवहन पूल के चारों ओर क्लोरोप्लास्ट युक्त बंडल शीट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट युक्त बंडल शीट पाई जाती है, जिसे क्रेंज एनाटॉमी शब्द आता है क्या? जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, ये C4 पादपों उदाहरण में लिखें, जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा, गन्ना, मक्का है क्या है, इसी में आएंगे ना, गन्ना, मक्का, बाजरा, चीनोपोडियम ब्रैकेट को बथुआ, अमरेंथस, चौलाई इत्यादि में पाई जाती है, इत्यादि में पाई जाती है। अमरेंथस, इन पत्तियों में एक विशेषता और देखी थी अपन ने, क्या कि क्लोरोप्लास्ट भी दो रूपों का था। सही है, जिसे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते थे। आगे लिखो, इसी में ही, इसी लाइन में ही। इन पादपों की पत्तियों में द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, चलो साहब, नोट नंबर 2। अब सुनो, जितने भी मरुस्थलीय पादप होते हैं, उन मरुस्थलीय पादपों में जो है ना कि एक पत्तियां होती हैं, पत्तियां कई जगह कांटों में बदल जाती हैं, और रंध्र अगर कांटों में नहीं बदले तो रंध्र धसी हुई अवस्था में पाए जाते। लिखो, कुछ मरुस्थलीय पादप में पत्तियां या तो कांटों में बदल जाती हैं या फिर इनमें रंध्र धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें रंध्र धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। देखो बेटा, ऐसा है, आप लोगों के जो भी प्रैक्टिस शीट दी गई है या फिर प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेगी या जो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अपना जैसे टॉपिक, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या है कि मेरे हिसाब से सही चल रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन ने क्या है कि अपन 20-25 दिन में इसको बिल्कुल फ्री कर देंगे तरीके से चले। तो जो लोग परेशान होते साहब जल्दी कराओ, जल्दी लिखाओ, घास काट दो, वो सीन नहीं होगा, क्योंकि अपन जल्दीबाजी में बेटा क्या होता है, नुकसान में जाएंगे। अब रही बात ये, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जिनके भी जो भी डाउट है, जैसे कोई आपको शीट दे रखी है, क्वेश्चन सीरीज दे रखी है, किसी को दिक्कत आती है, मैं यहाँ पर सर से रिक्वेस्ट करके किसी दिन ऐसे ना टाइम मांग लेंगे, अपन मांग सकते हैं
कि साहब मैंने अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उनके क्वेश्चन को मैं एक बार आपके सामने सोल्व करा दूंगा। हो सकता है कहीं पर कोई मिसप्रिंट भी हो सकता है कहीं आपके कंसेप्ट भी है ना क्या है कि थोड़े कंफ्यूजन में चल रहे हो, इस कारण से भी आप गलत करके चल रहे हैं। तो जो लाइव में है या फिर ऑफलाइन में जो सामने बैठे हैं वो को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन अपने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया, ये पत्तियां हो गई पूरी। हेडिंग डाल दें साहब, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, चले। अब बच्चों बात करें द्वितीयक वृद्धि होती क्या है। इस वाली टॉपिक में विशेष रूप से सुनना मेरी बात, इस वाले टॉपिक में किसी को भी एक तो भगदड़ी नहीं करनी है। केवल 3 डायग्राम हैं। किताब में देखते तो अपन को डायग्राम बड़े डरावने दिखते हैं और पढ़ते कहीं से और भूलते कहीं से हैं। केवल अपन को डायग्राम समझना है। डायग्राम समझ में आ गया तब तक द्वितीयक वृद्धि पूरी समझ में आ जाएगी। और यहां से अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आपको पूछेगा एनुअल रिंग, वार्षिक वाले से, और यहां से शायद पिछले वाले टेस्ट में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं द्वितीयक वृद्धि होती क्या है। आपने देखा कि साहब जिस समय किसी भी बीज का अंकुरण होता है और नया पादप बनता है, तो बताओ पादप की सबसे पहले लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है? लंबाई। पहले लंबाई बढ़ती है। जब जो काम पहली बार होता है ना पीछे, उसे कहते हैं प्राथमिक, सही है। और जब लंबा 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 पादप हो जाता है और जब ज्यादा लंबा हो जाता है, संभलने लायक नहीं होता, तब क्या होता है, पादप को लगता है मोटा भी होना चाहिए, तब वो मोटा होने लग जाता है। अब मोटाई कब बढ़ रही है? बाद में बढ़ रही है, शुरू में बढ़ गई थी, बाद में। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो आप पहले तो परिभाषा लिखो। पादप की मोटाई में वृद्धि का हो जाना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि पादप की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? पादप की मोटाई में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, ठीक। लंबाई में वृद्धि क्या कहलाती है? प्राइमरी ग्रोथ। अब रही बात द्वितीयक वृद्धि होती किसके कारण है? आपको पता है वृद्धि हमेशा विभजोतक के कारण होती है। अगर लंबा लंबा हो रहा है तो इसे कहते थे क्या अपन लोग? इसे कहते थे हम लोगों ने क्या है कि प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण हो रही थी? प्राइमरी ग्रोथ होती थी हमेशा एपिकल मेरिस्टेम के कारण। और मोटाई में वृद्धि किसके कारण होगी? लेटरल मेरिस्टेम कारण। लिखो, द्वितीयक वृद्धि पार्श्व विभजोतक के कारण संपन्न होती है। पार्श्व विभजोतक के कारण संपन्न होती है, ठीक है। पार्श्व विभजोतक उत्पत्ति में कैसे होते हैं? प्राइमरी या सेकेंडरी? वेरी गुड, द्वितीयक प्रकार के होते हैं। द्वितीयक प्रकार के होते हैं क्योंकि इनका निर्माण स्थायी उत्तकों के द्वारा, मैं पहले बात कर चुका हूं इस बारे में कि जब स्थायी उत्तक की कोशिकाएं जिनका जीवन चक्र G0 पर रुका हुआ था, अगर झटका लग जाए और दोबारा से घूम जाए तो कोशिका विभाजन करना शुरू कर देती है। याद करो, स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में झटका लग गया, अर्थात उसके अंदर झटका मतलब उनकी कोशिका चक्र हल्के झटके के कारण क्या हो गई? उसका कोशिका चक्र जीवन को छोड़कर एस में पहुंच गया, तो इसका मतलब विभाजन होएगा। विभाजन होने के बाद उसने क्या किया? विभाजन करने वाली कोशिकाओं को बना दिया। इस विधि को क्या कहते थे? डी डिफरेंशिएशन, विभेदन कहते थे। क्वेश्चन पूछता है
यदि स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाए और विभाजन करने वाले उत्तक का निर्माण कर दे तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। सेकंड ग्रेड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो वही लाइन लिखाऊंगा, आप लिखो के द्वारा होता है। देखो, स्थायी उत्तकों से पार्श्व विभजोत्तक निर्माण की क्रिया डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। शब्द को विशेष रूप से पकड़ना, हिंदी शब्द यूज नहीं करेंगे। निर्विभेदन, पूर्वविभेदन, पुनः विभेदन, विभेदन है बेकार। 3 शब्द आएंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ठीक, हाँ, ये याद रखना। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे। द्वितीयक वृद्धि लिखो, द्वितीयक वृद्धि जिम्नोस्पर्म समझते हो? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में केवल, पूरे एंजियोस्पर्म में नहीं होती, सुन लेना मेरी बात, एंजियोस्पर्म में केवल द्विबीजपत्री तने व जड़ों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री तने व जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, आगे लाने को बेटा। द्वितीयक वृद्धि 2 क्षेत्रों में संपन्न होती है। 2 क्षेत्रों में संपन्न होती है। अब बेटा 2 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करें। 2 क्षेत्रों की बात करें तो 2 क्षेत्रों में पहले लिखो रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। हाँ, पहले लिखो रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, इसे क्या कहते हैं? क्या? सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। और दूसरा लिखेंगे क्या? बाह्य रंभीय क्षेत्र में, बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, इसे कहते हैं क्या? सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ठीक, अब ये क्या होता है बेटा स्टीलर रीजन? क्या होता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन? इसके बारे में सुन लेना, मेरी बात को बड़ी तसल्ली समझे। अब यहां पर चेक करना, जैसे मैंने आपके सामने तने के बारे में बात की थी, तने के बारे में बात इस तरीके से की थी। तने में मैंने आपको बताया था बीच में क्या था? वेस्कुलर बंडल था। बीच में क्या था? ये वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल था। अब देख लेना भैया, बीच में क्या है? वेस्कुलर बंडल। अब आपको पता है यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ 2 क्षेत्रों में होगी। एक क्षेत्र तो कौन सा दिखाई दे रहा है? ये रंभ वाला क्षेत्र है। कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। एक क्या है? इसके बाहर वाला क्षेत्र है। कहां से कहां तक का? बाहर की तरफ का। अब यही चीज समझनी है। पहले रंभ किसे कहते हैं पहले तो ये पता नहीं है आपको। पेरिसाइकिल देखी थी क्या? पेरिसाइकिल सहित भीतर का संपूर्ण क्षेत्र स्टील कहलाता है। संवहन पूल को जब पेरिसाइकिल घेर लेती है तो पेरिसाइकिल युक्त पूरे इस गोले को क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं, रंभ कहते हैं। समझ जाएंगे? तो रंभ कोई नई चीज नहीं है। पेरिसाइकिल से घिरा हुआ संवहन पूल
स्टील या रंभ कहलाता है। तो पहले तो इन्हें क्या है कि यहां पर इन्हें क्या है कि इस वाले क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होगी और इसके बाद किस में होगी, इस वाले क्षेत्र में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, तने में द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, स्टीलर रीजन में, फिर किस में देखेंगे, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। हेडिंग डालें, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। लिखो, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। अब चले भैया, एक बच्चा ये कह रहा है साहब क्या ना क्या, एंडोडर्मिस के भीतर की ओर का क्षेत्र स्टील, सही कह रहा है। पेरिसाइकिल से घिरा हुआ या एंडोडर्मिस के भीतर की तरफ का जितना सब स्टील होता है, सही है। अब बच्चों देखो, हम द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब आपको यहां पर केवल डायग्राम देखना है, ठीक है। तो लिखो, अब द्विबीजपत्री में पहले इसमें डालो रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। घबराए नहीं, सिस्टम से चलेंगे तो याद होएगा, नहीं तो फिर लास्ट में परेशान होंगे। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। अब द्वितीयक वृद्धि दो क्षेत्रों में होगी, तो पहला डालें इसके अंदर रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, ठीक। अब सुनना भैया, डायग्राम बना रहा हूं, केवल डायग्राम को समझना है आपको, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। ये बेटा मैंने आपके सामने क्या दिखाया, ये मैंने आपके सामने यहां पर दिखाया है क्या, स्टील पेरिसाइकिल है ये, आप ऐसे मानना, ये क्या है, स्टील अर्थात पेरिसाइकिल। इसमें पड़ा हुआ क्या हमारे पास, संवहन पूल, तने की बात कर रहा हूं ना। इसमें पड़े हैं क्या, वैस्कुलर बंडल है, इसके अंदर संवहन पूल पड़े हुए, देखो कैसे हैं, ये रहे, इसमें ये संवहन पूल पड़े हुए। याद करो, द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल वलय में उपस्थित होते थे, याद आया। द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल वलय अर्थात रिंग में पाए जाते हैं। संवहन पूल वलय में या रिंग में पाए जाते, ऐसी बात थी। सबको पता है कि साहब मैंने क्या है कि संवहन पूल के चारों ओर, संवहन पूल में क्या था, जाइलम और फ्लोएम को शामिल करते थे। किसको करते थे बेटा, जाइलम और फ्लोएम को करते हैं। तो देखो, मैं मेरे सहूलियत के लिए इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक रिंग तैयार कर रहा हूं, आपको नहीं करना ये काम। सुने, हाँ भैया, अब आप चेक करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल लाइट कलर इसलिए दिखाया था कि मुझे ना क्या रिंग बनाने में आसानी रहे। सभी लोग जानते हैं साहब क्या ना क्या है कि वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाई जाती है भैया, कैम्बियम पाई जाती, दिख रही होगी आपको ये कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या मिलेगी, कैम्बियम। केवल इस डायग्राम को ही समझना है, डायग्राम के अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जिसको समझ में आ गया उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, और नहीं तो फिर ले लेके डोलते रहना कॉपी और पेपर को। हाँ भैया, ये वाली जो कैम्बियम दिख रही है ना, इस कैम्बियम को क्या कहते थे, इसे कहते थे इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते थे बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, ठीक। अभी लिखना नहीं है किसी को, सुन ले पहले। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास पूरा तना था, तने में ये वैस्कुलर ना क्या, ये क्या थी, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के भीतर क्या था, वैस्कुलर बंडल, इसे हम लोग कहते थे स्टील।
अब यहां वेस्कुलर बंडल में देखो क्या क्या चीज दिखाई दे रही है आपको। यहां इस वेस्कुलर बंडल में आपको जो चीजें दिखाई दे रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको क्या दिख रही है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। ठीक, आपको यह भी पता है कि तने के बीच में द्विबीजपत्री तना है, तो तने के बीच में मज्जा अर्थात पित्त पाई जाती है। तने के बीच में क्या पाई जाती है, मज्जा अर्थात पित्त पाया जाता है। लो साहब, तने के बीच में पित्त पाया जाता था, द्विबीजपत्री था ना। और तुमको यह भी पता है कि तने में इस पित्त से बाहर की तरफ कुछ ऐसी रेखाएं निकलती थी जिसे मज्जा किरणें, मेडुलरी रेज कहते थे। क्या कहते थे बेटा इसको, मज्जा किरणें या मेडुलरी रेज कहा जाता था। जब तने की मैंने आंतरिक संरचना बताई थी उसमें सारी चीजें क्लियर थी। ये मेडुलरी रेज है, मज्जा किरणें हैं। देखो साहब, ये क्या है, मज्जा किरणें। ये भी क्या बेटा, मज्जा किरणें, मेडुलरी रेज। आप सबको पता है कि जब भी है क्या है कि द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या है, द्वितीयक वृद्धि के लिए हमको क्या चाहिए, एक रिंग चाहिए कैम्बियम की। अब यहां पर क्या है कि बताओ, इस रिंग की बात करें, क्या ये रिंग पूरी है क्या इस समय? अरे क्या ये रिंग पूरी है क्या? नहीं, ये रिंग इस समय क्या है, पूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने गौर करके देखा, इसमें केवल आपको क्या दिखाई दे रही है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम दिखाई दे रही, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। अब क्या करें, जिस समय द्वितीयक वृद्धि का समय आता है उस समय जो मज्जा किरणें इस इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के सामने होती, दिख रही है क्या, ये वाली इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के सामने है, ये भी, इनमें विभाजन चालू हो जाता है। इनमें विभाजन चालू हो जाता है इस तरीके से, इनमें विभाजन चालू हो जाता है इस तरीके से, और चालू होकर क्या करती हैं, ये इस तरीके से पट्टी का निर्माण करती हैं कि साहब ये वाली पट्टी किससे जुड़ जाती है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम से जुड़ जाती है। लो साहब, ये इस तरीके से बात हुई, ये जुड़ गई इससे। इधर भी देखो बेटा, ये भी क्या हो गई, इससे जुड़ गई। और यहां पर भी बात करें तो क्या हुआ, ये भी इससे जुड़ गई। अब मुझे बताओ, क्या पूरी रिंग तैयार हो गई? क्या हो गई ना? अब मुझे बताएंगे, यहां पर जो नीले कलर की जो कैम्बियम दिख रही है, ये नीले वाली कैम्बियम क्या है, इंटर है इंट्रा है? इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कहलाती। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। अब एक बात बताओ, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम उत्पत्ति में कैसी होती है, प्राथमिक, प्राइमरी, और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कैसी होती है, सेकेंडरी। तो अब मुझे बताओ, इस पूरे की पूरी रिंग को मैं क्या कह सकता हूं, पूरी की पूरी रिंग को मैं वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं, बिल्कुल। अब देखो साहब, इसको मैं कह रहा हूं क्या, ओवरऑल वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कहता हूं। इसी को बेटा एक नाम से और कहता है फेसिकुलर कैम्बियम रिंग भी कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, उत्पत्ति में दोनों एक जैसी हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग है तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कैसी हो जाएंगी, होमोजीनस, हिट्रोजीनस, समजात या विषमजात? वेरी गुड। ये उत्पत्ति में कैसी होती है, विषमजात होती है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के? तो यहां तक की बात सबके समझ में आई क्या? इसका मतलब द्वितीय वृद्धि में स्टीलर रीजन लगभग पूरी हो गई। बोले सर ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, जो था वही बताया है। आप सुनो, एक सांस में बात कर रहे हैं।
द्वितीयक वृद्धि के समय विशेष प्रकार की कैम्बियम की सक्रियता अनिवार्य होती है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। सामान्य अवस्था में तने में इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम ही पाई जाती है, जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक होती है। द्वितीयक वृद्धि के समय क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि के समय मज्जा किरणें, मेडुलरी रेज की वे कोशिकाएं जो इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम के सामने होती हैं, लगातार विभाजन करने लग जाती हैं और एक कोशिकीय पट्टी का निर्माण कर देती हैं, जिसे इंटरवैस्कुलर कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। इंटरवैस्कुलर कैम्बियम इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम के साथ जुड़ जाती है, जुड़कर एक पूरी रिंग का निर्माण करती है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम रिंग या फेसिकुलर कैम्बियम रिंग कहते हैं। इस पूरी रिंग में कुछ कोशिकाएं तो अर्थात कुछ भाग तो प्राइमरी होता है, कुछ भाग सेकेंडरी होता है, अर्थात वैस्कुलर कैम्बियम रिंग उत्पत्ति की दृष्टि से विषम जात या हेट्रोजीनस प्रकार का पाया जाता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई? डायग्राम बनाए और फटाफट लिखना शुरू करें। बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन क्या है, ये दिखने में डरावना है। सजाने की कोशिश नहीं करें, कलरफुल यूज करें कलर को, क्योंकि पता चल जाएगा सब कौन सी क्या क्या है। ये क्या है बेटा? मज्जा किरणें। ये क्या होता है? मज्जा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पित्त। पित्त कुछ नई चीज नहीं होती, मज्जा कोई अलग चीज नहीं होती, बल्कि विभजोत की कोशिकाओं का समूह होता है। हो गया? फिर थोड़ा हाथ तेज चलाओ। अरे पीडीएफ आ जाती होगी ना तुम्हारे पास? तो आ जाती, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? 2 दिन बाद नहीं, उससे पहले आ जाएगी आपके पास। लिखो भैया, लिखो। लिखें। देखो, तने में बीच में गैप भी आएगा ना, अपने बीच में जैसे 5-7 उस समय बना देना। तने में रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि वैस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता का परिणाम है। वैस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता का परिणाम है। द्वितीयक वृद्धि के समय द्वितीयक वृद्धि के समय मज्जा किरणों की वे कोशिकाएं, मज्जा किरणों की वे कोशिकाएं जो कि
इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के ठीक सामने होती है। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के ठीक सामने होती है। विभाजन करके इंटरवेस्कुलर कैम्बियम की पट्टिका का निर्माण करती है। इंटरवेस्कुलर कैम्बियम की पट्टिका का निर्माण करती है। इस प्रकार इंट्रा तथा इंटर वेस्कुलर कैम्बियम इंट्रा तथा इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपस में जुड़कर वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का निर्माण कर देती है। वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का निर्माण कर देती है। अगली बात, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग उत्पत्ति में विषम जात होती है। क्या कहा बेटा मैंने आपसे? इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपस में जुड़ गई, एक रिंग बनी। इस रिंग को वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कहा गया। यह उत्पत्ति की दृष्टि से कैसी होती है? विषम जात होती है, क्योंकि इसमें इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जबकि इंटरवेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी होती है। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जबकि इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कैसी होगी? सेकेंडरी होती है। अरे यहां तक समझ में आ गया सभी के? मुश्किल थोड़ा ही है। चले अब आगे चलो। एक डायग्राम हो गया क्लियर। अब दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूं। इसी वाले डायग्राम के नीचे एक दूसरा डायग्राम और बनाऊंगा। अब सुनना, अब यहां पर फिर एक बात आएगी। अब यह कहा जाता है कि साहब जब ना क्या है, ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनी ना, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दो प्रकार की कोशिकाओं की बनी होगी। इसमें देखो गौर करके, इसमें कुछ तो ये काली कलर की कोशिकाएं हैं और कुछ ये नीली कलर की कोशिकाएं हैं, अर्थात एक इंट्रा और एक इंटरवेस्कुलर कैम्बियम की सेल है। इसकी कोशिकाएं तो क्या होती हैं? इसकी कोशिकाएं तो होती हैं कौन सी? रे इनिशियल। और ये कौन सी होती है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। सुनना, इसका तो कहना क्या चाह रहे हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दो प्रकार की कोशिकाओं की बनी होगी। कितनी बनी होगी? दो प्रकार की। सुनना, अब यही लिख देता हूं, देखो साथ साथ ही, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दो प्रकार की कोशिकाओं की मिलकर बनेगी। और क्या क्या कहलाएंगी? एक को तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? एक को तो अपन लोग कहेंगे यहां पे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। और एक को क्या कहेंगे? एक को कहेंगे रे इनिशियल। आवाज नहीं। एक को कहेंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, एक को कहेंगे रे इनिशियल। अब सुनना, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कैसी होती है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की बात करें, ये संख्या में ज्यादा होंगी और तरकू के आकार की लंबी लंबी कोशिकाएं होंगी। जबकि रे इनिशियल कैसी होंगी? संख्या में कम होंगी और ये वृत्ताकार कोशिकाएं होंगी। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की सक्रियता अलग होगी और रे इनिशियल की सक्रियता अलग होगी। अब देखो मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं किसकी? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की सक्रियता। अब इसकी सक्रियता से क्या होने वाला है? इसकी सक्रियता से देखो बेटा क्या क्या होगा।
ये मेरे पास क्या है, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल है। क्या ये मेरे पास क्या है, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल है। ये क्या थी, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल। इस सेल का क्या है, ये इसका मात्रक अक्ष है। कौन सा अक्ष है, मात्रक अक्ष है। ठीक, अब इसमें विभाजन होंगे। विभाजन कैसे होंगे, विभाजन ऐसे होंगे, सही है, परिणतिक विभाजन होंगे इस तरीके से। लगातार विभाजन हो रहे हैं, देखो लगातार विभाजन कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से हो रहे हैं, देखना नीचे की तरफ विभाजन हो रहे हैं, नीचे की तरफ विभाजन हो रहे हैं, नीचे की तरफ विभाजन हो रहे हैं, चल रहा है ना, नीचे खूब सारे हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ भी हो रहे होंगे, ऊपर की तरफ भी हो रहे हैं। ये ऊपर की तरफ भी विभाजन हो रहे हैं। लेकिन ये जो विभाजन होते हैं ना, ये इर्रेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मुझे एक बात बताओ, बाहर की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं सब। बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ तो हो रहे हैं कम, और भीतर की तरफ विभाजन हो रहे हैं ज्यादा। सही है, कहना क्या चाह रहा हूं, इस कौन सी कोशिका की, ये फ्यूजीफॉर्म इनिशियल कोशिका की सक्रियता के कारण बाहर की तरफ भी कुछ परतें बनती हैं, भीतर की तरफ भी कुछ परतें बनती हैं। बाहर की तरफ जो परतें बनती हैं, बताओ बाहर क्या है, भीतर जाइलम था, बाहर फ्लोएम था, तो बाहर की तरफ जो परतें बनेगी वो तो क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाएगी। बाहर की तरफ क्या बनेगा, फ्लोएम, ये बनेगा फ्लोएम, और भीतर की तरफ क्या बनेगा, जाइलम। मुझे बताओ, ये तो पहले से ही जाइलम बना हुआ था, ये तो पहले से ही जाइलम बन रहा था, अब ये और बनने लग गया है। ये पहले से ही फ्लोएम बना था, ये और बनने लग रहा है। तो मुझे बताओ, जो बाद में बनेगा उसे प्राइमरी कहोगे, सेकेंडरी कहोगे? सेकेंडरी कहेंगे। इसका मतलब भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है आपके? यहां पर एक चीज पता चल गई क्या, कि सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण सेकेंडरी जाइलम की तुलना में कम होता है। ऐसा क्यों? यहां एक विशेषता पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, हार्मोन का असमान वितरण। हार्मोन के असमान वितरण के कारण। समझ में आ गया मेरी बात? बस, तो क्या कहा मैंने आपसे, देखो मैंने आपसे कहा कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दो प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें एक कोशिका फ्यूजीफॉर्म इनिशियल कहलाती है, दूसरी रे इनिशियल। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते हैं, जिससे कुछ कोशिकाएं भीतर की ओर तथा कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर, कुछ कोशिकाएं भीतर की ओर और कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर बनती हैं। भीतर की ओर बनने वाली कोशिकाएं या भीतर की ओर बनने वाली परतें या भीतर की ओर बनने वाला उत्तक सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बनने वाला उत्तक सेकेंडरी फ्लोएम कहलाता है। हार्मोन के असमान वितरण के कारण जाइलम का निर्माण ज्यादा तथा फ्लोएम का निर्माण कम होता है। अब सुनो, जब ये जाइलम लगातार भीतर की ओर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो जो पहले वाला था उसको धक्का दिया जाएगा, धक्का दिया जाएगा। सीधी सी बात है भाई, पहले वाला ये था, अब एक नया बन गया, तो नया बन गया तो ये नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, कहां जाएगा, बीच में जाएगा। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, बीच में आके क्या होगा, दब जाएगा, दब कर उसकी जान निकल जाएगी। अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे से ना क्या एक आके मेरे चिपक गया, पीछे से दूसरा चिपक गया, तीसरा चिपक गया, और पूरी जमाने भर को मेरे को धक्का दे रहे, मैं क्या करूंगा, दीवार से चिपक जाऊंगा, और धक्का लग रहा है और चिपक जाऊंगा, और इसके बाद साहब अंदर से सब कुछ बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना? बाहर निकल जाएगा, जो अंदर का था सब बाहर निकल गया, चारों तरफ लपेट जाएगा। इसका मतलब मामला सेट हो जाएगा।
समझने की कोशिश करें, ऐसे नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो जब बाहर से भीतर की ओर दाब लगेगा तो जो जाइलम की जो कोशिकाएं है ना, जाइलम की कोशिकाएं दबती चली जाएंगी और प्राथमिक जाइलम दबकर भीतर नष्ट हो जाएगा। और अंदर की जो है ना कोशिकाएं हैं, मरने के समय उनमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए भीतर की जो काष्ठ बनेगी, भीतर का जाइलम बनेगा, गहरे रंग का बनेगा, मजबूत होएगा। इसे ड्यूरामेन के नाम से जाना जाएगा। क्या कहेंगे इसको? जबकि बाहर वाला जाइलम बनेगा वो हल्के रंग का बनेगा, इसे एल्बर्नम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। जो ड्यूरामेन है, ड्यूरेबिलिटी है, उसे कहते हैं हार्डवुड, और जो बाहर वाली होगी उसे कहेंगे सॉफ्ट वुड कहते हैं। समझ जाएंगे? लिखो इसके अंदर, डायग्राम बनाओ। अच्छा एक लाइन, रुको रुको रुको। अच्छा इसमें एक लाइन लिखो, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग वेस्कुलर कैम्बियम रिंग क्लास में वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दो प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। दो प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। नंबर एक, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, इसमें लिखें साहब। इसमें, हाँ इसमें पहले डायग्राम बना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर एक, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। सुन लेना भैया, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम फ्यूजीफॉर्म, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रे इनिशियल। चार लाइनें खींचे, फटाफट खींच करके लिखो। क्लास में लिखो, लिखो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल की सक्रियता के कारण, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल की सक्रियता के कारण बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम तथा भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, जबकि भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। कुछ बच्चों के मन में विचार आएगा, बोला सर फिर प्राइमरी जाइलम कौन बनाएगा? तो याद करो, वो प्राइमरी जाइलम जब अपन ने ना क्या उत्तकों के प्रकार पढ़े थे ना, विभजोत्तक के प्रकार, तो कार्य के आधार पर याद करो प्रोकैम्बियम। तो प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम बनाता है, सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है।
बाहर की ओर क्या सेकेंडरी फ्लोएम, जबकि भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। आगे लिखें, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है। सेकेंडरी जाइलम का निर्माण सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण प्रोकैम्बियम से निर्मित, लाइन लिखाई देता हूं साथ साथ, प्रोकैम्बियम से निर्मित प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के दबाव के कारण, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के दबाव के कारण केंद्र में दबकर नष्ट हो जाता है। केंद्र में दबकर नष्ट हो जाता है, जिससे कुछ कोशिकाएं या नष्ट होती हुई कोशिकाएं, जिससे नष्ट होती हुई कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों का स्त्राव करती है। अपशिष्ट पदार्थों का स्त्राव करती है, जो कि केंद्रीय भाग में एकत्रित हो जाता है। केंद्रीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी जम गए वहां पे। परिणाम स्वरूप तने का केंद्रीय भाग, तने का केंद्रीय भाग गहरे काले भूरे रंग का, गहरे काले भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। तने का केंद्रीय भाग गहरे काले भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। ऐसी कास्ट को ड्यूरामेन, क्या कहेंगे इसको, ड्यूरामेन या हार्डवुड कहा जाता है। हार्डवुड कहा जाता है। जबकि बाहर की ओर की कास्ट, या जबकि बाहर की ओर का तने का क्षेत्र, ऐसे लिखो, जबकि बाहर की ओर का तने का भाग हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है, जिसे एल्बर्नम या सैपवुड कहा जाता है, जिसे एल्बर्नम या सैपवुड कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कास्ट देखी है क्या आपने? अरे भैया लकड़ी के फट्टे देखे होंगे, लकड़ी के जब फट्टे देखे होंगे जिसको अपन किवाड़ बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं। अब एक बात तो आपने क्या है कि मकान बनाना शुरू किया, और मकान बनाने के दौरान क्या है कि ईंटों का, गारे का, सीमेंट का सारा काम हो गया, फिनिशिंग की बात चल रही है।
फिनिशिंग में तो क्या है, फिनिशिंग के दौरान क्या है, अपन को क्या चाहिए, लकड़ी के दरवाजे भी चाहिए, खिड़कियां भी चाहिए। अब जब लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां चाहिए और आप टिम्बर मर्चेंट के पास पहुंच गए, लकड़ी वाले के पास पहुंच गए, तो लकड़ी जब लेने जाते हो ना, तो कौन से रंग की लाते हो, लाल रंग की लकड़ी लाते हो, सफेद रंग की लकड़ी लाते हो, लाल रंग की। क्यों? क्योंकि लाल रंग मतलब गहरे वाली लकड़ी, लाल रंग की गहरी भूरी जो कलर की लकड़ी होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, उसमें दीमक नहीं लगती तो बहुत कम लगती है। जबकि जो सफेद रंग की जो कास्ट होती है ना, उसमें घुन भी लग जाता है, दीमक भी लग जाती है और फूल भी जाती है। वो समझना, जो सफेद रंग की थी वो तो थी कौन सी, एल्बर्नम। जो लाल रंग की थी वो कौन थी, ड्यूरामेन। तो बताओ तुमने किसको पसंद किया था? सही है, तुमने क्या पसंद किया? तुम्हारे जैसे जो भी जाएंगे सब इसी को पसंद करेंगे। अरे यार और तो और मैं भी जाऊंगा तो मैं भी इसी को पसंद करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उसका दाम भी ज्यादा होगा, सही है, और जिसका दाम ज्यादा होगा वो फायदा भी ज्यादा देगी, बिल्कुल देगी। तो मुझे बताओ जे ज्यादा देगी या जे ज्यादा देगी? तो आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सी कास्ट अधिक महत्वपूर्ण होती है? ड्यूरामेन। किस कास्ट का उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है? ड्यूरामेन का। किसी, सुन लेना, यदि कास्ट को वायु में खुला छोड़ दिया जाए, वायु में खुला छोड़ दिया गया, साथ में बरसात का पानी भी गिर रहा है, तो बताओ पहले कौन सड़ेगी, जे सड़ेगी, जे सड़ेगी, जे सड़ेगी। समझ में आ गया मेरी बात को? तो नोट डाल के लिख लें, लिखो लिखो, ड्यूरामेन अधिक मजबूत, अधिक आर्थिक महत्व की, ड्यूरामेन अधिक मजबूत कौमा अधिक आर्थिक महत्व की वो कास्ट होती है जिसे, वो कास्ट होती जिसका, लिखो, जिसका उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। फर्नीचर उद्योग में किया जाता है, ठीक। नोट नंबर 2, यदि कास्ट को वायु में खुला छोड़ दिया जाए, यदि कास्ट को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो एल्बर्नम शीघ्रता से सड़ जाती है। लाइन समझ में आ गई ना सभी के? अरे मुश्किल थोड़ी है, अभी तक बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन काम की बात हो रही है पूरी, छोटी छोटी बातें। ये तो बेटा फ्यूजी फॉर्म इनिशियल की कहानी हो गई पूरी। अब डालेंगे इसी के बाद में रे इनिशियल की सक्रियता। रे इनिशियल की सक्रियता, रे इनिशियल की सक्रियता। अब बेटा रे इनिशियल की सक्रियता से क्या होता है? रे इनिशियल की सक्रियता सुनो, रे इनिशियल कहां थी? यहां थी, नीली नीली क्षेत्र में। तो ये भी विभाजन करेंगी, देखो ना विभाजन कर रही है। तो ये भी क्या करेंगी? नई किरणें बनाएगी, जिसे क्या कहेंगे? द्वितीयक मज्जा किरणें, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। तो लिखो, रे इनिशियल की सक्रियता के कारण, रे इनिशियल की सक्रियता के कारण रे इनिशियल की सक्रियता के कारण द्विबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में सेकेंडरी मेडुलरी रेज, द्वितीयक मज्जा किरणें
सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। हो गया। स्टीलर क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि हो गई पूरी। अरे स्टीलर में नहीं हो गई, लगभग द्वितीयक वृद्धि हो गई पूरी। मुश्किल थोड़ी है। हेडिंग डालते हैं वार्षिक वलय, इसी में ही। हाँ हेडिंग डालो एनुअल रिंग। भाई सुनो, इसी का ही टॉपिक है वार्षिक। अभी द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई, अब हेडिंग डालेंगे इसी में वार्षिक वलय। अरे आवाज नहीं, द्वितीयक वृद्धि में ही चल रहा है, ये टॉपिक आएगा वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। वार्षिक वलय, आवाज नहीं यार। अब एनुअल रिंग क्या होता है, आप सुनना मेरी बात गौर करके। अभी जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की सक्रियता, सुनना, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग दिखाई थी ना अभी आपके सामने इस तरीके से। क्या दिखाई थी मैंने आपसे, इस तरीके से मैंने रिंग दिखाई थी। इस वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग में आपने अभी देखा था क्या, इस तरीके से ना क्या है कि रिंग थी हमारे सामने। अब आप चेक करना इस चीज को। ये हमारे पास क्या था, वेस्कुलर बंडल थे इस तरीके से, यहां पे यही थे ना। अरे भाई लोगों, ये वेस्कुलर बंडल थे ना। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बनाना, वो तो मैं मेरे सहूलियत के लिए बना रहा हूं। ठीक, इसमें एक तो ये रिंग दिखाई दे रही थी आपको, कौन सी, इंट्रा, सही है। और एक आपको दिख रही थी ये इंटर, ये क्या थी, इंटर। सबको पता ये सारी बातें। ये क्या था, जाइलम, और बाहर की तरफ क्या था, फ्लोएम। आप सुनना बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की जो सक्रियता होती है ये साल भर एक जैसी नहीं होती, साल भर एक जैसी नहीं होती। शब्दों को सुनना। पादप में आपको पता है ये जाइलम किस काम आता है, जाइलम जल को खींचने के काम आता है। अब आपको पता है जल को खींच कर ना क्यों खींचा जा रहा है, ताकि पत्तियां उसको उड़ा सके, ठंडक दे सके, यही काम हो रहा है। जल खींचेगा तो खनिज खींचेगा, और जल खींचने का काम कौन कर रही थी, मेन रूप से वाष्पोत्सर्जन कर रहा था। याद करो जब मैंने आपको जल संबंध पढ़ाया था। अब आपको पता है कि साहब साल, एक बात बताओ, इधर देखो भाई सभी लोग मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और बहुत सारे जुड़े हुए भी हैं। हमारे भारत देश में कितने मौसम आते हैं, कितनी, अरे कितने ऋतुएं आती हैं, कौन कौन सी, वो गए जमाने उस समय जो है ना क्या है कि हमारे बात चलती थी ना गानों के अंदर, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, गए, सही है। अब तो दो ही मौसम आते हैं, सर्दी का और गर्मी का। जब ठंड पड़ती कड़ाके की, और रजाई में भी साहब ने क्या है कि एक दूसरे से चिपकने के बाद भी हमारी ना ठंड नहीं हटती। सुन ले, आजकल इतनी ठंड पड़ती है कि साहब एक रजाई में दो दो बैठ जाते हैं और फिर भी ऐसे करते, बोलो साहब मर गए। इससे अच्छा ठंड से सर्दी, वो गर्मी अच्छी थी। और जब गर्मी पड़ती है ना बहुत बहुत भयंकर वाली, जब लू चलती है, लू के थपेड़े लगते हैं, फिर कहता नहीं यार सर्दी बहुत अच्छी थी, हमारी इच्छा का कोई ना और छोर नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ ना क्या है कि भारत देश में आप मान के चलना दो ही मौसम आते हैं, सर्दी का और गर्मी का। और तुम्हें पता है 6 महीने गर्मी पड़ती है और 6 महीने सर्दी पड़ती है, आप ऐसे मान के चलना। देखो ना, होली से लेकर दिवाली तक गर्मी का सीजन आएगा और दिवाली से लेकर होली तक का सर्दी का सीजन मानते हैं, यही तो कहते हैं। अब आपको पता है जिस समय
शरद ऋतु आती है, जिस समय ठंड आ जाती है, उस समय आपको पता है कि सामान्य अवस्था के अंदर क्या होता है कि वातावरण ठंडा पड़ जाता है। वातावरण ठंडा पड़ जाता है, सूरज की तपन कम हो जाती है। तपन कम हो जाती है तो पादप को वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़ती है, इसलिए पत्तियां क्या करती है, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और पादप पे क्या आ जाता है, पतझड़ आ जाता है। अब एक बात, जब पतझड़ ही आ गया तो वाष्पोत्सर्जन करने वाला रहा क्या कोई? तो नीचे से जल को खींचने वाला रहा क्या? खींचता है, कम कम खींचेगा। और जिस समय ने क्या है कि गर्मी आती है तो नई पत्तियां निकल आती है, इसे बसंत कहते हैं। और जब नई पत्तियां निकलती तो आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की दर नई पत्तियों में पुरानी पत्तियों की तुलना में बहुत तेज होती है। तो इसका मतलब जब वाष्पोत्सर्जन तेज होगा तो जल का अवशोषण भी तेज होगा। सही है। अब आपको पता है कि साहब जिस समय ने क्या जल का अवशोषण बिल्कुल धीमा था, तो ऐसी कंडीशन बताओ उस पाइप के अंदर अर्थात जाइलम के ना क्या एक चौड़ाई बढ़ेगी क्या? नहीं। आप सुनने की कोशिश करें, हमारे घर पे एक नल लग रहा है, हमारे घर पे क्या लग रहा है? नल लग रहा है। हो गया ब्रेक का मामला, गड़बड़ हो गया। तो एक काम करो, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, फटाफट आएंगे और फटाफट मिलके आगे इसको चलाएंगे सर।